रेस्पिरेशन के चैप्टर से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो 1 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चंस का कॉमन सवाल है, दैट्स RQ वैल्यू। RQ का मतलब होता है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। इसका मतलब है कि ओवरऑल किसी सबस्ट्रेट के रेस्पिरेशन प्रोसेस में कितना CO2 इवॉल्व हुआ, उसका वॉल्यूम और उसके लिए कितने ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ उसका ऑक्सीडेशन में, इस रेशो को RQ वैल्यू कहा जाता है। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल तो हमने ये देखा है कि एक ग्लूकोज के 6 कार्बन CO2 की फॉर्म में निकलेंगे और इसके लिए 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के या 12 एटम 12 एटम्स या 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के उपयोग आते हैं। इसलिए यहां वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यूनिटी वैल्यू आएगा। यानी अगर किसी प्रोसेस का RQ वैल्यू निकालना हो तो हमें ये रेशो चाहिए। अंडरस्टूड है? अगर मैं यहाँ ऑक्सीजन बढ़ाता हूँ या किसी मॉलिक्यूल के लिए यहाँ ऑक्सीजन बढ़ती है तो अंडरस्टूड है ये वैल्यू 1 से लेस हो जाएगी। हम ढंग से सीखें इस बात को कि अगर यहाँ पर ऑक्सीजन का नंबर बढ़ा दिया जाए तो अंडरस्टूड है कि ये वैल्यू 1 से नीचे आएगा, और अगर यहाँ ऑक्सीजन का वैल्यू कम हो जाए CO2 के मुकाबले तो ये वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। किसी भी मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि उस मॉलिक्यूल में, उस सबस्ट्रेट में खुद के पास कितना स्ट्रक्चरल ऑक्सीजन है, उस अणु में संरचनात्मक ऑक्सीजन की संख्या कितनी है। यहाँ पर यही बात हम कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी अणु में जैसे फैट है, वसाएं हैं, या फैटी एसिड है, वसीय अम्ल है, इनमें संरचनात्मक ऑक्सीजन की संख्या कम होती है तो अंडरस्टूड है उनके लिए एक्सटर्नल ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा होगी ऑक्सीडाइज करने के लिए। लेकिन अगर उल्टा है, कोई ऑर्गेनिक एसिड है, कार्बनिक अम्ल है, या कोई ऐसा अणु जिसके पास संरचनात्मक ऑक्सीजन अणुओं की संख्या ज़्यादा हो, एटम्स ज़्यादा हो, तो उसके ऑक्सीडेशन में उतना ही कम ऑक्सीजन इस्तेमाल होगा, तो वहाँ पर RQ वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। यानी वास्तव में अगर हमें किसी सबस्ट्रेट की आणविक संरचना पता है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस अणु में ऑक्सीडेशन होने के पश्चात RQ वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी, 1 से कम आएगी, या एग्जैक्टली 1 आएगी। ठीक, ये डिपेंड करता है कि वो प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, मिक्स डाइट है, या किसी अन्य प्रकार का कोई केस है। जैसे कुछ केसेस पर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए हमने देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट के लिए RQ का वैल्यू 1 आ रहा है। यहाँ पर अन्य एग्जाम्पल हम देखें, जैसे फैट्स के लिए ये वैल्यू लेस देन 1 आएगी। जैसा हमने कहा, क्योंकि फैट्स में स्ट्रक्चरल ऑक्सीजन का अमाउंट कम है तो इन अणुओं के ऑक्सीडेशन के लिए एक्सटर्नल ऑक्सीजन या एनवायरमेंटल ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता होगी।
इसीलिए RQ का वैल्यू कम आ जाता है। फैट के लिए वैल्यू लेस देन 1 है। इसके अलावा फैटी एसिड्स के लिए भी ये वैल्यू लेस देन 1 आएगी, क्योंकि फैटी एसिड्स भी हाईली रिड्यूस्ड कंपाउंड है, मिथाइलेटेड कंपाउंड होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या अत्यधिक है, रिड्यूस्ड कंपाउंड है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन के मुकाबले हाइड्रोजन अधिक होने से ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के लिए यहाँ एक्सटर्नल ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा लगेगी, तो फैटी एसिड्स के लिए भी ये वैल्यू लेस देन 1 आएगी। इसके अलावा प्रोटीन्स के लिए भी ये वैल्यू लेस देन 1 आएगा। लेस देन 1 में यहाँ रेंज है 0.5, 0.7, 0.9, कुल मिलाकर लेस देन 1 का वैल्यू प्रोटीन्स के लिए भी आता है। जैसे अमीनो एसिड्स हैं, इनमें कंपैरेटिवली रिड्यूस्ड ऑक्सीजन है स्ट्रक्चर में, लेकिन अमाइड में और भी कम है। जो अमाइड्स हैं अमीनो एसिड की तुलना में वो ज़्यादा रिड्यूस है, तो उनकी और भी कम आएगी, यानी होगी लेस देन 1 ही, लेकिन अमीनो एसिड की लेस देन 1 में थोड़ी ज़्यादा होती है, अमाइड की उससे भी कम हो जाती है, क्योंकि अमाइड्स अमीनो एसिड के मुकाबले ज़्यादा रिड्यूस्ड है, ज़्यादा अपचयित अणु होते हैं, इसलिए वहाँ पर वैल्यू ज़्यादा लेस आती है। इसके अलावा एक मिश्रित भोजन की अगर हम बात करें, मिक्स्ड डाइट में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, एसिड्स सभी तरह के आइटम्स होंगे, फाइबर्स होंगे। मिक्स्ड डाइट के लिए भी ये वैल्यू लेस देन 1 आएगी। ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 0.85 के आसपास आएगी। इसके अलावा ऑर्गेनिक एसिड्स, कार्बनिक अम्लों में ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। अगेन फैक्ट वही है, जिस अणु में स्ट्रक्चरल ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है वहाँ एक्सटर्नल ऑक्सीजन की सप्लाई कम चाहिए होती है, इसीलिए क्योंकि इनमें स्ट्रक्चरल ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है। जैसे हम बात करें मैलिक एसिड के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैलिक एसिड के लिए वैल्यू 1.33 आता है। सक्सिनिक एसिड के लिए वैल्यू 1.14 है। जैसे ऑक्सैलिक एसिड के लिए वैल्यू 4 है। ये ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए हमने डिस्कस किया। इसके अलावा अगर कोई फैटी सीड है और वो जर्मिनेशन करने वाला है, अगर किसी वसीय बीज फैटी सीड के लिए हम बात करें कि जर्मिनेशन से पूर्व, ठीक पूर्व उसमें वैल्यू कितनी आएगी, तो वो वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है। इसका कारण यह है, देखिए हालांकि सीड फैटी है, लेकिन ये क्या करेगा, फैट से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है, जिसे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। यानी यहाँ पर फैट से
कार्बोहाइड्रेट निर्माण होता है और उस दौरान बीच में ऑर्गेनिक एसिड्स की वैल्यू आती है। फैट ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू जब शुगर्स में कन्वर्ट होते हैं एनर्जी गेन करने के लिए, उस दौरान ऑर्गेनिक एसिड्स बनते हैं और इसी वजह से वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। इसके अलावा सकुलेंट्स या जिन्हें हम CAN प्लांट्स कह रहे थे, उनके लिए वैल्यू 0 होता है, क्योंकि स्टोमेटा रात्रि में खुलते हैं और जब एक्चुअली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है वो दिन में चल रहा होता है और दिन में स्टोमेटा बंद होता है। इसके अलावा जो एनारोबिक प्रोसेस है, क्योंकि एनारोबिक इवेंट में ऑक्सीजन का उपयोग होता ही नहीं है, इसलिए वहां पर ये वैल्यू इनफाइनाइट होगी। क्योंकि ऑक्सीजन का उपयोग है नहीं, तो अनुपात जो RQ वैल्यू का है वो हम निकाल नहीं सकते। RQ वैल्यू ज्ञात होने से हम किसी अणु का कैलोरी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके कुछ फिक्स फॉर्मूलाज हैं जहां से हम RQ वैल्यू का ज्ञान होने पर कैलोरी वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे सिलेबस की सीमा से बाहर की बात है। हम इतनी चर्चा इस पर करेंगे। ये हेडिंग हमारा कंप्लीट है। ये सारे 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। हमें लिस्ट पूरी तरह से याद रखना चाहिए। थैंक यू।